प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में जूठन उपन्यास की आलोचनात्मक दृष्टि से व्याख्या की थी और अब आज हम इसका व्याख्यापरक विश्लेषण पढ़ेंगे। इस उपन्यास में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित विमर्श को अपने यथार्थ के माध्यम से शब्दबद्ध किया है। विद्यार्थियों, साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है क्योंकि वे समाज के सर्वाधिक संवेदनशील और जागरूक सदस्य होते हैं। अपने युग की सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, धार्मिक प्रवृत्तियाँ साहित्यकारों की खुली आँखों से छिपी नहीं रह सकती है और जीवन गतिशील होता है। अतः जब जब प्रवृत्तियाँ बदलती है तब तब साहित्य का इतिहास विशेष कालखंड में प्रायः खास ढंग से रची गई रचनाओं के माध्यम से सामाजिक सरोकारों को अपना स्वर देता रहता है। इसीलिए इसके सामाजिक सरोकारों के प्रतिनिधि स्वर विमर्श का रूप ले लेते हैं और ये चेतनापरक विमर्श हमारे विभिन्न अमानवीय व्यवस्थाओं के प्रमुख स्वर बनते हैं। विरोध और विद्रोह का स्वर जब एकत्रित हो जाता है तब वह महायुद्ध का रूप ले लेता है। दलित आंदोलन एक महायुद्ध है और दलित साहित्य एक महाकाव्य। अब हमें इस महाकाव्य की जब व्याख्या करनी होगी, जब हम इसका पाठ करेंगे, जब हम इसके किरदारों को अपने शब्दों में पढ़ेंगे, अपनी आँखों से जब वाल्मीकि की लेखनी का शब्द हमारी आँखों से गुजरेगा तब हमें समझ आएगा कि इसकी संवेदना इसके शब्दों में किस तरह गुथी गई है। तो उपन्यास को पढ़ने के लिए भी पाठ का एक अनुशासन होता है। मैं आज आपको ये पढ़ कर के बताऊंगी इसके कुछ अंश कि पढ़ने से किस प्रकार अर्थ प्रस्फुटित होता है। एक दिन काम से लौटे तो बदन बुखार से तप रहा था। हफ्ते भर बिस्तर पर पड़े रहे, उचित दवा दारू और बिना इलाज के चल बसे। परिवार पर जैसे गाज गिर पड़ी, सब कुछ तितर बितर हो गया। इस हादसे से पिताजी बुरी तरह टूट गए थे। माँ का हाल यह था कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मूर्छित हो जाती थी। भाभी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। घर की हालत जो भाई के कारण सुधर रही थी, अचानक एक खतरनाक मोड़ पर आ गई। जब से भाई ने काम करना शुरू किया था, कोई भी छोटा भाई, बहन, भाभी किसी तगा के घर में काम करने नहीं जाता था। पिताजी, चाचा मेहनत मजदूरी के लिए सड़क बनाने वाले ठेकेदार या और कोई ऐसा ही काम जो भी मिल जाए करने लगे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, भाई के रहते मेरी बड़ी भाभी और छोटी बहन घर से बाहर नहीं निकली। मैंने कभी किसी के घर जाकर झाड़ू नहीं लगाई। हमारी बिरादरी में विधवा विवाह को प्रारंभ से ही मान्यता थी। हिंदू परंपराओं की तरह विधवा विवाह हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता था। रिश्तेदारों, गांव के बुजुर्गों की मौजूदगी में मेरे दिवंगत भाई सुखवीर के ससुर ने अपनी विधवा बेटी का रिश्ता सुखवीर से छोटे जसवीर से तय कर दिया था, जिसे सामाजिक तौर पर सभी ने स्वीकृति दी थी। उस समय बड़े भाई का एक बड़ा बेटा नरेंद्र लगभग 1.5 बरस का था और भाभी फिर से गर्भ में। देवेंद्र भाई की मृत्यु के 6-7 महीने बाद वह हुआ था। इस घटना के बाद परिवार का पूरा बोझ जसवीर के कंधों पर आ पड़ा। गांव में जो मिलता था उससे गुजारा नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति बड़ी नाजुक थी। एक दिन तीरथ राम एंड कंपनी के साथ जसवीर आदमपुर चला गया। उस दिन आदमपुर में भारतीय वायुसेना के लिए हवाई अड्डा बन रहा था। कुछ ही दिनों में यह कंपनी बागडोरा का हवाई अड्डा बनाने चली गई थी। कई महीनों बाद बागडोरा से जसवीर का खत आया। बंगाल का नाम सुनते ही माँ ने रोराहट मचा दी। माँ की स्मृति में बंगाल की धारणा उन दिनों प्रचलित धारणा और मान्यताओं पर आधारित थी, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर क्रांतिकारियों का बंगाल नहीं था, काला जादू टोने टाटका का बंगाल था, जहां औरतें आदमी को जादू से बकरा बनाकर आंगन में बांध लेती है। जिस दिन से खत मिला था, माँ दिन रात रोती रहती थी। एक बेटा दुनिया से चला गया, दूसरा परदेश। घर पर मनहूसियत छा गई। भाभी बीमार रहने लगी। घर में रोटी के लाले पड़े हुए थे, जो मिल जाता था खा लेते थे। ना कोई हंसता था, ना एक दूसरे से कुछ बोलता था।
स्कूल के साथियों को किताबें लिए जाता देखता तो मन भारी हो जाता था। मुझसे बड़े भाई जनेसर थे। हम दोनों सुबह ही घर से निकल जाते थे। खेतों में घूम घूम कर जंगली घास अपनी भैंस के लिए एकत्र करते। मृत्यु से कुछ दिन पहले सुखबीर ने एक भैंस सुचेत तगा से बटाई पर ली थी। बियाने पर कुछ न कुछ आमदनी होने की संभावना थी। हम दोनों भाई उसकी सेवा में लगे रहते थे। दोपहर बाद मेरी जिम्मेदारी थी सुअर चराने की। सुअर हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थे। शादी ब्याह, हारी बीमारी, जीवन मृत्यु, सभी में सुअर की महत्ता थी। जहाँ तक देखें, पूजा अर्चना भी सुअर के बिना अधूरी थी। आंगन में घूमते सुअर गंदगी के प्रतीक नहीं बल्कि सामाजिक समृद्धि के प्रतीक थे, जो आज भी वैसे हैं। हाँ, शिक्षित वर्ग अभी भी प्रतिशत कम है ने स्वयं को इन मान्यताओं से अलग कर दिया है। यह किसी सुधारवादी दृष्टिकोण के तहत नहीं बल्कि हीन भावना के कारण है। यह हीन भावना पढ़े लिखे लोगों से में कुछ ज़्यादा है, जो सामाजिक दबावों के कारण है। बच्चों, यहाँ पर देखिए, लेखक ने ओम प्रकाश वाल्मीकि ने सामाजिक दबावों का बड़ा सुंदर, बड़ा सजीव चित्रण किया है। यह उनकी भाषा की पकड़ है। यह लेखक की अपनी शैली है, जो इस उपन्यास को हमारे मन के भीतर उतारती है, कथा को एक प्रवाह देती है और कथा की गति को आगे तक ले जाती है। इसी प्रकार से आगे देखिए, राम सिंह, सुखन सिंह दूसरे सेक्शन में थे। मेरा रोल नंबर सबसे आखिरी था, इसलिए मैं सबसे पीछे बैठता था। मेरे पास वाली सीट श्रवण कुमार शर्मा की थी। वैसे तो पहली कक्षा से हम लोग साथ थे, लेकिन पास पास बैठने से घनिष्ठता बढ़ गई थी। श्रवण कुमार सुंदर और बेहद आकर्षक था, लड़कियों जैसा नाजुक। हम दोनों के बीच जाति कभी नहीं आई। यह एक अलग अनुभव था। मेरे साथियों में राम सिंह और सुखन सिंह भी थे, लेकिन सुखन सिंह कभी मेरे घर नहीं आया। अक्सर मैं उसके घर जाता था, साथ पढ़ते थे, बैठते थे। बाद में हमारे संबंध पारिवारिक स्तर पर भी बने। आज उनका बड़ा बेटा रजनीश मुझे और मेरी पत्नी को बहुत आदर देता है। देखिए, इसमें फिर थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं। और एक और वेदना है लेखक की। लेखक क्या कहते हैं, मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रमों, क्रियाकलापों से दूर रखा जाता था। ऐसे वक्त मैं सिर्फ किनारे खड़ा होकर दर्शक बना रहता था। स्कूल के वार्षिक उत्सव में जब नाटक आदि का पूर्वाभ्यास होता था, मेरी भी इच्छा होती थी कि कोई भूमिका मुझे मिले, लेकिन हमेशा दरवाजे के बाहर खड़ा रहना पड़ता था। दरवाजे के बाहर खड़े रहने की इस पीड़ा को तथाकथित देवताओं के वंशज नहीं समझ सकते। तमाम शिक्षक त्यागी थे। छात्रों में भी संख्या त्यागियों की अधिक थी। इसलिए परीक्षा के दिनों में प्यास लगने पर गिलास से पानी नहीं पी सकते थे। हथेलियों को जोड़कर ओक से पानी पीना पड़ता था। पानी पिलाने वाला चपरासी भी बहुत ऊपर से पानी डालता था, कहीं गिलास हाथ से न छूट जाए। ऐसी दयनीय स्थिति थी और ऐसी विचारणीय स्थिति थी। इस दयनीयता से ऊपर उठने के लिए लेखक एक विद्रोह करता है, एक विरोध दर्ज कराता है और समाज के उच्च तबके में हाहाकार मचती है। तब जाकर के इन्हें अपना अधिकार प्राप्त होता है। इनका मैंने आपको बताया, जब अपन ने आलोचना पढ़ी तब कि दलित विमर्श आर्थिक से ज़्यादा सामाजिक है। ये स्वाभिमान से, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें अपनी कम खाने पर, कम पहनने पर कोई ज़्यादा पीड़ा का दंश नहीं है, लेकिन इनकी पीड़ा है इनके मान सम्मान में कमी, इनके अपनेपन में कमी। इनको जो आत्मीयता का भाव चाहिए, इनको जो सहज समरसता और समन्वय का भाव चाहिए, वह इस लेखक की ध्वनि है। देखिए, फिर इसको हम कुछ अंश छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेखक एक जगह फिर कहता है, हम चूहड़े चमारों के कपड़े नहीं धोते, ना ही इस्त्री करते हैं। जो तेरे कपड़े पे इस्त्री कर देंगे तो तगा हमसे कपड़े ना धुलवाएंगे, हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी। उसने साफ साफ जवाब दे दिया। उसके उस उत्तर ने मुझे हताश कर दिया। बिना कुछ कहे मैं उल्टे पांव लौट आया था। मन भारी हो गया था। ईश्वर से भरोसा उठ गया था। गरीबी और अभाव से किसी तरह निपटा जा सकता है, जाति से पार पाना उतना ही कठिन है। यहाँ पर लेखक ने जाति से पार पाना उतना ही कठिन है, इस पंक्ति में अपना पूरा दबाव, अपनी पूरी वेदना को अभिव्यक्त कर दिया है। ये लेखक की पकड़ है। विमर्श पर उसकी जो गहरी संवेदना है वो यहाँ पर अभिव्यक्ति
पा चुकी है। इसके बाद अगले पृष्ठ पर देखिए, ऐसा ही एक नाम था तेजातगा। कई लोग उससे कर्ज लेते थे। कर्जा देने से पहले वह सूअर का गोश्त और शराब मांगता था। भंगियों के घर का बना तेज मिर्च वाला खाना उसे पसंद था। एक बार मेरे पिताजी ने भी उससे कर्ज लिया था। उस रोज़ पिताजी ने उसे कच्ची शराब पिलाई थी, सूअर का गोश्त भी खिलाया था। सूअर की सांटें झंझोड़ते हुए उसका चेहरा झबरे कुत्ते जैसा दिखता था। नशे में सुर्ख आँखों से शैतानियत झांकती थी। उसके ब्याज की दर इतनी ज़्यादा थी कि ब्याज देते देते ज़िंदगी बीत जाएगी, मूल ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसी कारण वे किसी भी ज़्यादती का विरोध नहीं कर पाते थे। तमाम लोग खामोशी से सब कुछ सह जाते थे। मान सम्मान का कोई अर्थ ही नहीं था। कोई भी आता डरा धमका कर चला जाता। यह सब रोज़ का किस्सा था। ये सब उनकी ज़िंदगी का रोज़ का किस्सा था। इसी प्रकार हमें इसका अध्ययन करना होगा, इसकी संवेदना को, पात्रों की भावनाओं को, उनके किरदारों के शब्दों को इस तरीके से पढ़ना होगा कि उससे अर्थ और ध्वनि के साथ साथ एक भाव और एक संवेदना फूट कर सामने आए, जो इस उपन्यास की तह तक हमें ले जाए। वह पकड़ ही इस उपन्यास की सही पड़ताल होगी। इस तरह से आज हमने जो पढ़ा है, अंश 12-15 पेज पढ़े हैं, उसमें से आप इन महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप जितना लिखेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, आपकी शैली उत्तरोत्तर उतनी ही निखरती चली जाएगी। और पहले प्रसंग लिखिए, फिर व्याख्या लिखिए, और उसके बाद विमर्श के रूप में विशेष लिखते हुए बिंदुवार क्रम से उसकी कुछ विशेषताएं लिखिए, जो कि आपके अंक विभाजन के आधार पर आपको स्कोर दिलाने में आपकी सहायता करेगी। अब हम इसके चौथे भाग में कल आगे के 15 पेज पढ़ेंगे। 10-12 पेज आप पढ़िए, उनका अध्ययन करिए, और जो नवीन दृष्टि, एक जो नवीन चेतना, एक जो नवीन जिज्ञासा आपके मन में जागृत हो रही है, उसको अपनी पकड़ और संवेदना के रूप में इस उपन्यास का उद्देश्य मानते हुए बनाए रखिए। हम फिर कल मिलते हैं अगली कक्षा में।